हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी 67 मेंस में आए हुए प्रश्न की बात करेंगे। बीपीएससी 67 मेंस में जो डीआई का पोर्शन होता है उसकी हम चर्चा करेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो तरीका अपनाएं या जो इसका आंसर है वो सही रहे, है ना। मज़ा तो तभी आएगा। और सरलतम रूप देखेंगे बहुत ज़्यादा, और ये भी इसमें रहेगा कि भाई स्टेप टू स्टेप ही चलेंगे। फिलहाल प्रश्न आप लोगों को पता होगा, जिन्होंने मेंस दिया है, जिन्होंने नहीं दिया है देख सकते हैं, ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना है। सारणी दी गई है, फिर 7 छात्रों द्वारा 6 भिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिया गया है। ठीक है, तो छात्र जो है PQRSTUVW के आधार पे है, और जो विषय हैं ABCDE और F के हैं। कोई 75 में से 150 में से यहाँ पे प्रतिशत दिया गया है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, वहाँ पे कई लोग गलती कर दिए, प्रतिशत को ना देखकर उन्होंने इसको अंक माना था। तो 85, 68, 76, 92 ऐसे दिया गया है। फिलहाल प्रश्न की हम बात करेंगे। प्रश्न है आर द्वारा सभी 6 विषयों का एक साथ कुल अंक प्रतिशत ज्ञात करना। तो आर के द्वारा जो मिला हुआ है देख लेंगे, तो आर ये रहा आपका। ठीक है, इसके द्वारा जो मिला हुआ है यहाँ पे देखिए, 75 में से 66%, 150 में से 75%, 100 में से 79%, और 50 में से 88, 150 में से 72% और 75 में से 66% दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी हम बात करेंगे यहाँ पे। इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए। विषय है ए में क्या है, प्रतिशत के आधार पे अंक मिला है। आप देखेंगे 66 × 75/100 कर देंगे तो 49.5% अंक आ जाएगा इसका। बी वाले सब्जेक्ट में क्या है कि 75 × 150/100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 112.5 अंक आएगा। ठीक है, सी वाले में क्या होगा, 79 × 100/100 कर देंगे तो 79% 79 नंबर हो जाएगा। डी वाले में 88 × 50/10/100 कर देंगे तो ये 44 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है। ई वाले में क्या है, 72 × 150/100 करेंगे तो 108 अंक आएगा। एफ वाले में 66 × 75/100 करेंगे तो 49.5 आ जाएगा। अब ये टोटल देख लेंगे तो इनका पूरा नंबर आ जाएगा आर का 442.5 टोटल मार्क्स है। प्रतिशत जब निकालेंगे तो 442.5/600 × 100 कर देंगे तो इनका जो प्रतिशत आ जाएगा ये 73.75% आ जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल क्या था भाई, दूसरा सवाल है विषय बी, डी और ई में एक साथ पी द्वारा प्राप्त अंकों का और उन्हीं विषयों में टी द्वारा प्राप्त अंकों का अंतर ज्ञात करना है। मतलब बी, डी और ई में, याद रखना पी और टी का हमें देखना है। तो पहली बात यहाँ देखेंगे पी और टी का, बी में, डी में, ई में, है ना। तो पी में, पी को जो है, पी छात्र जो हैं इनको बी में मिला है 68 150 में से, और डी में 92 मिला 50 में से, और 150 में से 89% मिला हुआ है। टी को कितना मिला अगर देखेंगे तो 150 में से 75% और 50 में से 68%, है ना, और 150 में से 69% दिया गया इनको। ठीक है, तो अब इनके बीच में अंतर हमको देखना है। तो कैसे देखेंगे भाई, यहाँ पे सॉल्यूशन आप देख लेते हैं। पी द्वारा जो मिला हुआ है उसको देखेंगे पहले। तो पी द्वारा बी में कितना मिला, 68 × 150/100, ठीक है, बराबर 102 नंबर हो गया। ठीक है, डी में कितना मिलेगा, 92 × 50/100 बराबर 46 अंक हो जाएगा। ई में कितना मिलेगा, 89 × 150/100 कर देंगे तो 133.5 आ जाएगा। इन तीनों को प्लस कर देंगे 281.5 आ जाएगा पी के द्वारा। अब टी के द्वारा कितना मिलेगा, टी के द्वारा बी में मिला है 75 × 150/100 कर देंगे तो 112.5 आ जाएगा। डी में 68 × 50/100 कर देंगे 34 नंबर आ जाएगा। ई में 69 × 150/100 कर देंगे तो आ जाएगा 103.5। टोटल इनका हो जाएगा 250। ठीक है,
अब यहाँ पे अंतर बताना था, अंतर तो भैया बता देंगे, 281.5 में से 250.0 माइनस कर देंगे तो 31.5 आ जाएगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा सवाल क्या था, गा वाला। गा वाले सवाल की बात करें तो गा वाला में था बी में विषय बी में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात करना था। विषय बी है, यहाँ पे दिया गया है, 150 में से मिलेगा, पी को मिला 68%, क्यू को 72, 75 मिला आर को, 62 मिला एस को, टी को मिला 75%, 80% मिल गया वी को, और डब्ल्यू को मिल गया 68%। ठीक है, ये बी वाले सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं सभी छात्रों की। तो सॉल्यूशन क्या है भाई, सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे आप, विषय बी में सभी छात्रों का अंक देखेंगे तो पी द्वारा कितना मिलेगा, तो पी द्वारा मिल गया 68 गुणे 150/100 तो 102 नंबर। क्यू द्वारा कितना मिलेगा, तो क्यू द्वारा मिल गया 72 गुणे 150/100 कर देंगे तो 108। आर द्वारा 75 गुणे 150/100 कर देंगे तो 112.5 आ जाएगा। यस द्वारा बात कर लेंगे तो 62 गुणे 150/100 कर देंगे तो यहाँ पे 93 नंबर आ जाएगा। टी द्वारा आर के बराबर ही है 112.5। वी द्वारा कितना मिलेगा, 80 गुणे 150/100 तो मतलब 120 नंबर। डब्ल्यू को पी के बराबर ही मिलेगा तो 102 नंबर। इसको जब हम प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 750 अंक। ठीक है, टोटल। अब इसका प्रतिशत भी निकालना था, नहीं औसत निकालना था, एवरेज निकालेंगे। 750/7 कर देंगे तो यहाँ पे 107.142 आ जाएगा एवरेज आपका। ठीक है, अब चलिए घा वाले में देखते हैं, अगला सवाल है। अगले सवाल की बात करें, सभी छात्रों द्वारा विषय सी और डी में एक साथ प्राप्त अंकों का औसत प्रतिशत ज्ञात करना है। यहाँ पे औसत भी प्रतिशत ज्ञात करना साथ में। ठीक है, तो सभी छात्रों द्वारा विषय सी और डी में, तो सी और डी में देखेंगे, यहाँ पे पहले देख लें तो सी में देखिए पी क्यू आर एस टी सबका है तो 76 है, 100 में से 84 है क्यू का, 79% है आर का, एस का है 91%, 67 है टी का, और 69 है वी का, डब्ल्यू का है 81%। डी में क्या है भाई, 50 में से मिलेगा प्रतिशत तो पी को मिला 92%, 80 मिला क्यू को, 88 मिला आर को, एस को मिला 74, टी को 68 वहीं पर 78% मिल गया वी को, और 85% मिला है डब्ल्यू को। तो ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है नीचे ये। ठीक है, सभी छात्रों का सी में प्राप्त अंक देखेंगे तो प्राप्त अंक देखो हमने ऊपर निकाल रखा है ना, तो उसको बार बार ना निकालें तो हम यहाँ पे एक बार फिलहाल यहीं पे वो कर लेंगे, 76%, 84, 79 ऐसे करके 91, 67, 79, 81 गुणे 100/100 कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया कि इन सब का प्लस कर दिया तो आ गया 557 नंबर के, ये हो गया। इसका प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो 700 अंक है टोटल। ठीक है, तो 557 गुणे 100/7 कर दें, 700 कर देंगे तो ये आ जाएगा 79.571% के। ठीक है, अब उसी तरह से डी में जो प्राप्त अंक है उसको ज्ञात करना है तो उसको भी कर लेते हैं एक बार, ऐसे पहले सॉल्व भी कर लेंगे इकट्ठा। चलिए, तो एक तो वही सबसे पहले तो 50 गुणे 92/100 प्लस 80 गुणे 50/100 प्लस 88 गुणे 50/100 प्लस 74 गुणे 50/100 प्लस 68 गुणे 50/100 प्लस 78 गुणे 50/100 प्लस 85 गुणे 50/100 कर देंगे। तो यहाँ पे हम निकालेंगे 46, 40, 44, 37, 34, 39, 42.5, टोटल आ जाएगा 282.5। ठीक है, प्रतिशत निकालेंगे तो 350 नंबर का बन रहा है टोटल, तो 282.5 बटे गुणे 100/350 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको जब कट पिट करेंगे तो 80.71% आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात अभी ख़त्म नहीं हुई क्योंकि ये सी और डी का औसत प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें सीधा सीधा है सी का और डी का दोनों का प्रतिशत 79.571 प्लस 80.714/2 कर देंगे क्योंकि सी और डी दो ही सब्जेक्ट हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे इनका जब प्रतिशत निकालेंगे तो ये आ जाएगा 80.14 मतलब 1425% के। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा
80.1425। अब अंतिम प्रश्न जो 12वां नंबर सवाल का अंतिम है उसको देखते हैं। इसमें है सभी छात्रों द्वारा विषय एफ में एफ फॉर फ्रांस में कुल प्राप्त अंक ज्ञात करना हमें। तो एफ में देखते हैं भाई, एफ है आपका यहाँ पे, देख लेते हैं इसे। तो एफ में देखिए सबके बराबर 75 में से 82 है, पी का, क्यू का 70 है और 66 है, आर का, एस का है 74, 78 है, टी का, यू वी का है, वी का 80 है, 72 है डब्ल्यू का। ठीक है, तो अब इसको निकालेंगे। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन दिया गया है। ये सभी छात्रों द्वारा एफ में प्राप्त अंक देख लेंगे। तो यहाँ पे ऐसे करेंगे, 82 गुणे 75/100 प्लस 70 गुणे 75/100 गुणे 66 प्लस 66 गुणे 75/100 प्लस 74 गुणे 70/100 है। ठीक है, फिर 78 प्लस 78 गुणे 75/100 प्लस 80 गुणे 75/100 फिर प्लस 72 गुणे 75/100 है। ओके, 75 क्या है? प्राप्तांक है। ठीक है, और बाकी 82, 70, 66, 74 ये सब क्या है? प्रतिशत है। ठीक है, तो इन सबको नंबर कितना मिल रहा है भाई? 61.5 प्लस 52.5 प्लस 49.5 प्लस 55.5 प्लस 58.5 प्लस 60 प्लस 54, तो ये हो जाएगा टोटल 391.5 आ जाएगा। तो आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 13वां सवाल देखेंगे। 13वां सवाल यहाँ पे आप देखेंगे भाई, नीचे दिए गए वृत्त चित्र है, इसको ध्यान से देखना भाई। अध्ययन कर लेना। टोस्टर की बिक्री यहाँ दी गई है यहाँ पे, और बाजार में हिस्सेदारी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, ये आप देख लीजिए। ओनिडा का है, बीपीएल का है, अन्य का है, वीडियोकॉन है, आईएफडी का है, टीवीएस का है। ठीक है, 2010-11 में क्या रहा है, 2011-12, 12-13, 13-14 में क्या क्या रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। प्रश्न क्या कहा गया कि यह मानते हुए कि वीडियोकॉन ने 2010-11 से अपनी बाजार हिस्सेदारी उसी स्तर पर बनाए रखी है, वीडियोकॉन द्वारा इन 4 सालों में बेचे गए टोस्टरों की कुल संख्या क्या है। तो आप इसका सवाल देख लेंगे। अब इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे। शुरुआत यहीं से होगी। एक तरफ वर्ष लिख देते हैं, एक तरफ वीडियोकॉन द्वारा बेचे गए टोस्टर देख लेंगे। तो 2010-11 में वीडियोकॉन द्वारा बेचा गया टोस्टर जो है वो क्या है, तो वीडियोकॉन की हिस्सेदारी कितनी रही है, आप यहाँ देखेंगे 180 डिग्री के है। ठीक है, 180 डिग्री के है ना। तो चलो 2010-11 में क्या है, तो ये जो है ना, ये टोटल है 2 लाख। 2 लाख में 180 डिग्री बराबर देखना हमें। तो कैसे करेंगे, 2 लाख गुणे 180/360 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 लाख के बराबर। ये 2.5 लाख है, 2.5 लाख गुणे 180/360 कर देंगे तो 1,25,000 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे भी 12-13, 13-14 का भी यहाँ पे सोल्यूशन देखेंगे। 12-13 का क्या है, 12-13 का 3 लाख गुणे 180/360 कर देंगे, 1.5 लाख हो जाएगा। 2013-14 में 3.5 लाख गुणे 180/360 करेंगे तो 75,000 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ओके। अब ये टोटल हो गया इनका। अब इसको अगर हम प्लस कर लेंगे तो 1.5 लाख, 1,75,000 है। 1.5 लाख, 1,75,000 और प्लस यहाँ पे जो हुआ था 1,25,000 और 1 लाख रुपए, इनको सबको जब हम प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 5,50,000 रुपये। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा सवाल क्या था भाई, दूसरा सवाल है यदि 2012-13 में बीपीएल की बाजार हिस्सेदारी 7% थी तो 2012-13 से 13-14 तक बीपीएल द्वारा बेचे जाने वाले टोस्टरों की संख्या में कितना परिवर्तन होता है। तो 12-13 से 13-14 के बीच में। ठीक है, 12-13 में इसकी 7% हिस्सेदारी थी, तो 12-13 से लेकर 13-14 तक कितनी परिवर्तन होता है ये हमें देखना है। तो बीपीएल की बात करें तो 18 डिग्री यहाँ पे है, और 12-13 में रहा 3 लाख टोटल है, और 13-14 में हुआ 3.5 लाख। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा ये हम थोड़ा देख लेंगे। यहाँ पे है बीपीएल द्वारा बेचे गए टोस्टर। ठीक है, 2012-13 में कितना रहा है, तो 3 लाख गुणे 7/100 कर देंगे तो 21,000 आ जाएगा। और 13-14 में क्या करेंगे, 3.5 लाख गुणे 18/360 कर देंगे तो 1,75,000 नहीं 17,500, सॉरी 17,500 आ जाएगा। इसको जब हम प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों नहीं माइनस करना होगा, घटाया जाएगा ना। तो
17,500, 21,000, 21,000 में से 17,500 माइनस करेंगे तो 3,500 रुपये आ जाएगा। ठीक है, परिवर्तन इतना हुआ है। अब हम ग वाला सवाल देख लेते हैं। ग वाला सवाल है, यदि अन्य में शामिल कंपनियों में से महाराजा भी एक है, इसकी बिक्री अन्य का 40% योगदान देती है, तो 13-14 में महाराजा के कितने टोस्टर बेचे गए हैं? तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे गा वाले का। 13-14 में अन्य द्वारा बेचे गए टोस्टर हैं 3.5 लाख गुड़े यहाँ पे 68.4/360। ठीक है, तो ये अगर कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 66,500। ठीक है, ओके, 1 मिनट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 66,500। ठीक है, इतना आ जाएगा। महाराजा द्वारा 13-14 में बेचा गया, तो ये हो जाएगा 66,500 गुणे 40/100 कर देंगे तो 26,600 रुपये आ जाएगा। ये आपका आंसर बन जाएगा भाई। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। अब घा वाले में देखते हैं। घा वाले को पहले प्रश्न तो पढ़ें। प्रश्न है, यह मानते हुए कि बेचे गए टोस्टरों की संख्या 14-15 में उसी दर से बढ़ती है जैसे उसकी 12-13 से 13-14 की तक थी, और साथ ही यह भी मानते हुए कि टीवीएस ने अपनी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखी है, तो 2014-15 में टीवीएस द्वारा बेची गई इकाइयों की संख्या क्या होगी? तो आपने सारणी देख रखी है। ठीक है, वृत्त चित्र आप देख रखे हैं यहाँ पे। तो अब हम सीधे सीधे उसके सॉल्यूशन पे ही चलेंगे। घ वाला है, 13-14 में बेचे गए टोस्टर कितने हैं? तो आपको पता है 13-14 में जो 12-13 में टोस्टर बेचे गए उनकी संख्या है 3 लाख। ठीक है, 3 लाख है। 13-14 में कितना है? 3.5 लाख है। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि कितनी? 3.5 लाख माइनस 3 लाख गुणे 100/3 लाख कर देंगे तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 50,000 आ जाएगा। 50,000 गुणे 100/3 लाख कर देंगे तो 0 सब कट जाएगा तो आ जाएगा 50/3 प्रतिशत के। अभी इसको काटेंगे नहीं, इसको आगे चलाएंगे। 14-15 में क्या हो जाएगा भाई? 3.5 लाख प्लस 3.5 लाख गुणे 50/3 गुणे 100 कर देंगे। ये 50/3 था ना पहले, तो 50/3 यहाँ पे लिख दिए सीधे सीधे। तो इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे इतना आ जाएगा 3.5 लाख प्लस 58,333.33, और ये टोटल हो जाएगा 4,08,333.33 आ जाएगा ये। तो 14-15 में टीवीएस द्वारा बेचा गया टोस्टर कितना रहा है? ठीक है, अब इस पे हम टीवीएस द्वारा बेचा गया 14-15 में टोस्टर का प्रतिशत तो टोस्टर का रुपया निकालेंगे। तो यहाँ पे 4,08,333.33 गुणे 18/360 कर देंगे तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा आपका 20,416.67 रुपये। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अन्य वाला अंतिम सवाल है, 13वां का अंतिम सवाल है। यदि 13-14 में आईएफबी ने 7,000 ज़्यादा इकाइयाँ बेची, अन्य कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी को प्रभावित किया, तो इसका बाजार हिस्सा क्या होगा? तो हमें आईएफबी का देखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 13-14 में देखिए आईएफबी द्वारा बेचे गए टोस्टर कितने हैं? 3.5 लाख गुणे 36/360 कर देंगे तो 35,000 आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न में क्या कहा? आईएफबी ने 7,000 टोस्टर अधिक बेचे थे, तो 35,000 में क्या करेंगे? 7,000 हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो प्रतिशत हिस्सेदारी क्या हो जाएगी? तो 42,000 गुणे 100/3.5 लाख कर देंगे टोटल यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 12% के बराबर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए 14 नंबर सवाल है, इसको भी देखेंगे, अभी देख लेंगे। चलिए, ये ग्राफ है, ग्राफ आप देख लेंगे एक बार। एक है लक्ष्य उत्पादन, कौन सा है? लक्ष्य उत्पादन है ये। ठीक है, और वास्तविक उत्पादन है ये। ठीक है, कहीं घटा है तो कहीं बढ़ा भी है, तो घट बढ़ चलता रहता है इसमें। तो ये आप ग्राफ देख लिए, कहाँ से कहाँ तक भाई? देखो 2001-2 से लेकर 2006-7 तक का दिया गया है टोटल ग्राफ में। पेपर आपके पास होगा तो आप पेपर में देख भी लेंगे। फिलहाल इसका सवाल क्या है? सवाल है 4-5 से लेकर 5-6 में लक्षित उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? अगर यहीं पे सीधा सीधा देख लिया जाए, 4-5 कहाँ है? 4-5 लक्षित उत्पादन की बात हो रही है, लक्षित उत्पादन की। तो 4-5 ये रहा है ना, और 5-6 ये रहा है। लक्षित उत्पादन क्या है भाई? लक्षित उत्पादन वाला सरणी ये है आपकी, है ना। तो 4-5 ये, 5-6 है। 210 से 255 हुआ है,
तो 255 में से 210 माइनस कर देंगे, है ना। तो इसी हिसाब से निकाल सकते हैं, सीधे सीधे निकाल लेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा सवाल सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, ये है सॉल्यूशन। 4-5 में लक्षित उत्पादन है 2,10,000 का, ठीक है, और 2005-06 में है 2,55,000। प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ, वही माइनस कर देंगे, इंटू 100/2,10,000 कर देंगे। तो ये आपका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 21.428% के। ध्यान रखना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 21.43% लिख देंगे, ठीक है, तो हमारा सही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल क्या था इसमें, दूसरा सवाल भी देखेंगे। लक्ष्य उत्पादन के संबंध में वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत किस अवधि में उच्चतम था। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं, चलिए। 2000 वास्तविक और लक्ष्य दोनों देख लेंगे यहीं। कैसे करेंगे, 2001-02 में 195 गुणे 100/144 कर देंगे, है ना। बात यहीं पे समझ लेना। अब 144 195 क्या है ये भी देख लीजिए थोड़ा सा। 144 क्या है और 195 क्या है। लक्षित उत्पादन आपका हुआ है 144, वास्तविक उत्पादन हुआ 195, ठीक है। तो वास्तविक आपका ऊपर होगा, नीचे होगा लक्षित, इंटू 100 कर देंगे, इस हिसाब से हम करेंगे। तो अब यहाँ पे चलिए देख लेते हैं सवाल कहाँ गया, ये रहा। 1-2 में 195 गुणे 100/144 बराबर 135.42% किया जाएगा। 2002-03 में करेंगे तो 163 गुणे 100/227 करेंगे तो 71.81% आ जाएगा। 2003-04 में करेंगे तो 186 इंटू 100/125 तो 148.8% आ जाएगा। 4-5 में करेंगे 284 इंटू 100/210 आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा टोटल हो जाएगा 135.24% आ जाएगा। 6-7 में 231 गुणे 100/295 कर देंगे तो 78.31 आ जाएगा। तो सबसे उच्च कहाँ रहा है ये आपको पता लगाना था। तो हमने क्या करिए भैया, 148.8 जो है सबसे ज़्यादा रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, सीधा सीधा लिख सकते हैं 2003-04 में उच्चतम था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। उन वर्षों की संख्या जिनमें वास्तविक उत्पादन औसत वास्तविक उत्पादन से अधिक था, और उन वर्षों की संख्या जिनमें वास्तविक उत्पादन औसत वास्तविक उत्पादन से कम था का अनुपात कितना है, ठीक है। ये हमें देखना है इसमें। तो ये आप यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूशन यहाँ है। औसत वास्तविक उत्पादन कितना है भाई, 1/6 गुना कर देंगे 195 + 163 सबका, मतलब प्लस कर लेंगे सभी का, ठीक है। ये आपका जो ये है आपका देख लीजिए फिर से, ये आपका लक्षित उत्पादन, ठीक है। लक्षित उत्पादन को हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस करने के बाद 1/6 इंटू 125 4,000, ठीक है, इतना आ जाएगा। इसको जब कट पिट कर देंगे तो बी आ जाएगा आपका 2,09,000 के। लाइन ग्राफ देख लें तो वर्षों की संख्या जिसका वास्तविक उत्पादन औसत से अधिक है वो 2 हैं, और वर्षों की संख्या जिसका वास्तविक उत्पादन औसत से कम है उसकी संख्या है 4। तो 2/4 कर देंगे, 2/4 मतलब 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2/4 को हम कट पिट करेंगे एक दूसरे से। तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 दूनी 4, तो 1/2 तो मतलब 1:2 आंसर यहाँ आ जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, घ वाला सवाल देख लेते हैं। घ वाला है 2002 3 5 6 6 7 के लिए लक्षित उत्पादन के योग का अनुपात इन वर्षों के वास्तविक उत्पादन के योग से निकालना। मतलब भाई लक्षित उत्पादन के योग का अनुपात वास्तविक उत्पादन के योग से निकालना हमें। तो कैसे निकलेगा ये यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये सवाल था घा वाला। तो क्या है इसमें 2000 किसका किसका सवाल था ये, 2 3 5 6 6 7 का है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये 227 + 255 + 295/163 + 195 + 231, सीधा सीधा सवाल था ये। तो ये जब निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 777/589 बराबर हो जाएगा 1.32 लगभग में आएगा, ठीक है। रेशियो 1 आ जाएगा, इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये लगभग में आएगा, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। अब अंग्या वाला सवाल देख लेते हैं। अंग्या वाला सवाल क्या था, 2002 3 और 5 6 को मिलाकर लक्षित उत्पादन वास्तविक उत्पादन के बीच का अंतर 2 3 और 5 6
वास्तविक और लक्षित दोनों का देखना है अंतर। तो ये है आपका आगे वाला सवाल। क्या है इसमें 2002-3 और 5-6 में लक्षित उत्पादन कितना हुआ है? तो 227 प्लस 255 बराबर 482। और 2002-3 और 5-6 में वास्तविक उत्पादन कितना था? 163 प्लस 195 बराबर 358। तो 358 482 माइनस करेंगे तो 124 124 आ जाएगा। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो सवाल हो गया कंप्लीट। 14वां 15वां बचा है, 15वां देख लेंगे। दिए गए वर्षों के लिए किसी राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय निम्न दंड आरेखों द्वारा दर्शाई गई। दंड आरेखों को का संदर्भ लेते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो 51, 1961, 1971, 1981, 1991 दिया गया है। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे 51, 61, 1971, 81 और 91 सवाल आपके पास होगा ही फिलहाल, ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं हमें। 51 में राष्ट्रीय आय कितनी रही है? करोड़ में दिया गया है यहाँ पे 357, 1224, 47, 26 ऐसे दिया गया है। पहला सवाल है 1951 से 91 तक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि प्रतिशत कितनी है? 51 से 91 के बीच में बात करी गई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सवाल का सोल्यूशन यहाँ पे है। प्रति व्यक्ति आय 51 में थी 238 और 91 में थी 4933। तो यहाँ पे क्या करेंगे 4933 माइनस 238 गुणे 100 बटे 238 कर देंगे। तो ये आ जाएगा 4695 गुणे 100 बटा 238 कर देंगे। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा यहीं पे 1972.6890 लगभग हो जाएगा 1972.69 के। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे। ये हो गया। दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल है आपका, कहाँ गया सवाल, ये रहा। 61 से 71 तक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर कितनी रही? हम मानते हैं कि शुरू से अंत तक वृद्धि एक समान ही थी। 61 से 71 तक की बात हो रही। तो यहाँ पे देख लेंगे प्रति व्यक्ति आय 61 में थी 328 और 71 में थी 674। प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी? तो 674 माइनस 328 गुणे 100 बटा 328 कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो 105.4878 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 साल का ही आंकड़ा है ये। तो 10 साल का जब एक आंकड़ा है तो इसको हम 105.4878 को 10 से डिवाइड भी कर देंगे। तो ये टोटल आंसर आ जाएगा 10.548। ओके, तो ये आपका प्रतिशत निकल आएगा, मतलब 10 साल का आंकड़ा है ना, तो 10% हमका औसत आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये सही उत्तर आपका हो जाएगा 10.548 के। अगला सवाल क्या है? 1981 के दौरान राष्ट्र की जनसंख्या ज्ञात करनी है। 81 के दौरान राष्ट्र की जनसंख्या हमको ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात होती है जनसंख्या? यहाँ पे देखिए ऐसे दिया ही गया है, प्रति व्यक्ति आय और यहाँ पे राष्ट्रीय आय दोनों दी ही गई है। तो हम कैसे निकालेंगे राष्ट्रीय आय बटा प्रति व्यक्ति आय ना? तो सवाल क्या था आपका? 81 के दौरान राष्ट्र की जनसंख्या हमें ज्ञात करनी है, गा वाला सवाल है ना। 81 में क्या है? राष्ट्रीय आय थी भाई 1,22,400 करोड़ रुपए और 81 में प्रति व्यक्ति आय थी 1,630 रुपया। तो क्या करेंगे? प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या होती है। तो कुल जनसंख्या बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा राष्ट्रीय आय बटा प्रति व्यक्ति आय। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे तो 1,22,400 बटे 1,630 कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 75.092 करोड़ या फिर 75.009 करोड़ रुपया, करोड़ जनसंख्या आ जाएगी, सॉरी। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस हिसाब से ये सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर अब लास्ट सवाल बचा हुआ है। दशक 21 से 91 के दौरान जनसंख्या में वृद्धि कितनी थी? अभी ये भी देखना हमें। तो वृद्धि देखने के लिए कैसे क्या करेंगे भाई? इसका सोल्यूशन यहाँ पे है। 51 में राष्ट्रीय आय थी 9,000 करोड़। ठीक है, 91 में राष्ट्रीय आय थी 4,72,600 करोड़, यही तो था। प्रतिशत वृद्धि क्या है इनकी? तो 4,72,600 माइनस 9,000, ठीक है, बटे 9,000 गुणे 100 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? ये माइनस जब कर देंगे 4,63,600 गुणे 100 बटे 9,000 कर देंगे तो आपका जो प्रतिशत आएगा वो 551 मतलब 51,151.1111 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे लगभग कर सकते हैं 51,151 मतलब 5,151.11 प्रतिशत आ जाएगा
प्लस में होगा, ठीक है, मतलब वृद्धि होगी, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका डीआई वाला जो पोर्शन था ये सॉल्व हो गया। 67 मेंस का डीआई सोल्यूशन है ये, ठीक है। अब इसी तरीके से क्या करेंगे, जीएस फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर का भी सॉल्यूशन आएगा और ये जल्द ही आपको मिल जाएगा। और फिलहाल इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे और अगली वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं। और ऐसी ही वीडियो रहेगी पिछले साल का जो पेपर होगा उसी को के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप ये इसको देख के अपना सॉल्यूशन अपना मतलब सॉल्व कर लीजिए खुद से, और फिर अगली वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए धन्यवाद।